हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट खलीलाबाद। आज आपको हम बताने वाले हैं कि डबल डोर फ्रिज में वायरिंग कैसे होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये डबल डोर फ्रिज का डायग्राम यहाँ पर बना रखा है और ये डबल डोर फ्रिज का डायग्राम इसको समझाएंगे आपको पूरी तरह से जीरो लेवल से समझाने वाले हैं कैसे वायरिंग होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डबल डोर फ्रिज जो हमारे होते हैं नॉन इन्वर्टर डबल डोर फ्रिज का वायरिंग, तो नॉन डबल डोर फ्रिज का वायरिंग पूरा कंप्लीट बताएंगे। तो देखिए, फोकस करिए। यहाँ पर जो हमारा होता है ये पावर केबल, तो पावर केबल से हमारे डबल डोर फ्रिज में वन फेज 220 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज इनपुट होती है। पावर केबल से वन फेज 220 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज इनपुट होती है। एक अर्थिंग का भी वायर होता है, लेकिन अर्थ का वायर जो होता है ये बॉडी में चला जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको बनाया नहीं गया है। बॉडी मतलब कंप्रेसर के यहाँ पास में चलाता है। आप अर्थिंग के वायर को आप ऐसे सीधे ला करके मतलब बॉडी में समझने के लिए लगा सकते हैं। तो ये बॉडी में चला जाता है अर्थिंग का वायर, उसको यहाँ पर हमने साइड कर दिया, अर्थिंग का हो गया ये। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो है न्यूट्रल और फेज होता है, मतलब कि ये जो नीचे वाला होता है ये हमारा यल है और जो यहाँ पर ऊपर वाला है, जैसे पावर केबल को हम थोड़ा साइड कर देते हैं, समझ में आए। पावर केबल, ये हमारा पावर केबल है, ये हमारा यन। तो न्यूट्रल फेज और अर्थ होता है। अर्थिंग का वायर को हम जो है पहले ही साइड में यहाँ पर लगा दिया ताकि वायरिंग को समझाने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रल और फेज मतलब दोनों मिला करके वन फेज 220 वोल्ट एसी हमारे डबल डोर फ्रिज के वायरिंग में इनपुट होता है। अब यहाँ पर पहले देखते हैं कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, उसके बाद वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूज लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ थर्मोस्टेट है, उसके बाद फिर डीफ्रॉस्ट टाइमर होता है, फिर बाई मेटल होता है, थर्मल फ्यूज होता है और डीफ्रॉस्ट हीटर होता है। यहाँ बल्ब होल्डर है, यहाँ पर देखिए डोर स्विच है, उसके बाद फिर यहाँ पर कंप्रेसर मोटर होता है, कूलिंग फैन होता है। तो इतने सभी पार्ट ये लगे होते हैं, सभी पार्टों को वायरिंग के जरिए हम कनेक्ट करने वाले हैं और ये भी बताएंगे कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ से जब सप्लाई इनपुट होती है तो एक एक सप्लाई को पहले समझेंगे, एक बार पहले यल को समझेंगे, उसके बाद तब न्यूट्रल को। तो जो हमारी फेज की सप्लाई होती है ये क्या होती है, डायरेक्ट आप देखेंगे यहाँ पर जो ऐसे, और ये सप्लाई हमारे डीफ्रॉस्ट टाइमर पे डायरेक्ट चली गई है और उसके बाद फिर यहीं से डायरेक्ट हमारे जो है डोर स्विच में चला गया है। फिर यहीं से देखेंगे डायरेक्ट ये चला गया है कंप्रेसर के रिले में, जो पीटीसी रिले होता है इसमें चला गया है। मतलब कि जो हमारी न्यूट्रल या फेज मतलब एक सप्लाई हमारी जो है, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल यहाँ नहीं कर सकते, हम न्यूट्रल को बदल भी सकते हैं। मतलब दोनों में से एक वायर जो हमारी होती है वायर की, उसे हम डायरेक्ट भेजते जाए, मतलब डायरेक्ट डीफ्रॉस्ट टाइमर, डायरेक्ट डोर स्विच और डायरेक्ट जो है इसमें कंप्रेसर मोटर में भेज दिया है। मतलब कंप्रेसर मोटर को यल की सप्लाई मिल चुकी है यहाँ पर, और उसके बाद डोर स्विच यहाँ पर इसको भी यल की सप्लाई मिल चुकी है, डीफ्रॉस्ट हीटर को भी यल की सप्लाई मिल चुकी है। मतलब कि ये सभी पार्टों को हमने यल की सप्लाई मतलब फेज की सप्लाई भेज रखा है। इसके बाद अब न्यूट्रल की सप्लाई जो हमारी होती है कैसे काम करता है देखेंगे। तो न्यूट्रल सप्लाई समझने से पहले एक चीज और यहाँ पर डोर स्विच को समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे यल की सप्लाई जो है यहाँ पर डायरेक्ट हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर आकर के होता क्या है कि डोर स्विच मतलब कि जब हम डबल डोर के फ्रिज के नीचे के डोर को ओपन करते हैं तो उस समय क्या होता है, बल्ब जल जाता है। मतलब बल्ब जलने का मतलब कि ये सप्लाई हमारी यहाँ कनेक्ट हो जाती है, मतलब बल्ब में कनेक्ट हो जाती है। यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई, यहाँ देखिए न्यूट्रल की सप्लाई गई है और बल्ब को डायरेक्ट सप्लाई मिल जाती है। लेकिन जो हमारा ये डोर स्विच होता है ये टू वे काम करता है। मतलब कि जब हम डोर को ओपन करते हैं, मतलब नीचे वाले डोर को, डबल डोर फ्रिज के नीचे वाले डोर को ओपन करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि ये हमारा कनेक्ट ऊपर मतलब कि बल्ब से कनेक्ट हो जाता है। उसमें बल्ब की आवश्यकता, उसमें रोशनी की आवश्यकता होती है, तो बल्ब हमारा जल जाता है। उसके बाद क्या होता है, डोर को हम बंद करते हैं, नीचे वाले डोर को हम बंद करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि ये वाला भाग हमारा इससे कनेक्ट हो जाता है। मतलब ये डोर स्विच हमारा जो है इसको कनेक्ट करके यहाँ पर कूलिंग फैन को ऑपरेट कर देता है। मतलब कि यहाँ पर देखिए कूलिंग फैन में यहाँ की फेज सप्लाई पहुंच जाएगी और यहाँ से कनेक्ट होकर के हमारे बल्ब में मतलब होल्डर में भी सप्लाई पहुंच जाती है। उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। मतलब कि जो फेज की सप्लाई थी हमारी यहाँ पर ये पूरी क्लियर हो चुकी है डीफ्रॉस्ट टाइमर में, फिर यहाँ पर डोर स्विच में, और यहीं से बल्ब होल्डर में चला गया और यहीं से हमारा कूलिंग फैन में चला गया, और फिर यहीं से नीचे से देखेंगे हमारे मतलब ये को कंप्रेसर मोटर इसके रिले में चला गया है। तो जहाँ जहाँ फेज की सप्लाई भेजनी थी वहाँ हमने फेज की सप्लाई को भेज दिया है। अब इसके बाद न्यूट्रल को आगे बढ़ाते हैं। तो न्यूट्रल हमारे यहाँ फ्यूज पर आया है, फ्यूज से आगे निकला है।
ये थर्मोस्टेट में चला गया। तो थर्मोस्टेट के बाद जो है फिर आगे बढ़ा है और ये चला गया हमारे डीफ्रॉस्ट टाइमर में, मतलब यहाँ डीफ्रॉस्ट टाइमर में 3 नंबर में गया है और 4 नंबर से, मतलब 3 नंबर से होते हुए फिर हमारे 4 नंबर में सप्लाई आती है और 4 नंबर से सप्लाई क्या होती है कूलिंग फैन में, मतलब कि यह न्यूट्रल आगे बढ़ा, यहाँ पर न्यूट्रल आ गया, ये 3 नंबर भी हमारा न्यूट्रल होता है, 4 नंबर भी न्यूट्रल होगा और फैन में जो जाएगा ये भी न्यूट्रल सप्लाई होती है। यहाँ से हमारी जो है इसमें है वो एलपीएम चिलिंग न्यूट्रल सप्लाई, तो कंप्रेसर को न्यूट्रल और फेज सप्लाई यहाँ पर मिल गया और मतलब न्यूट्रल यहाँ टाइमर से मिला और फेज की सप्लाई एक यहाँ से मिला डायरेक्ट में, मतलब लीड वायर से ही। और उसके बाद जो है कूलिंग फैन हमारी होती है, इसको देखिए फेज की सप्लाई यहाँ पर मिला था डोर्सिस से और न्यूट्रल की सप्लाई हमने टाइमर की 4 नंबर से भेज दिया है। और इसके बाद अब क्या होता है कि जो 2 नंबर सप्लाई होती है ये जाती है बायोमेटल में और बायोमेटल के बाद जाती है थर्मल फ्यूज में और थर्मल फ्यूज के बाद जाती है डीफ्रॉस्ट हीटर में। तो होता क्या है कि और 2 नंबर से भी हीटर में सप्लाई जाता है बायोमेटल थर्मल फ्यूज होकर के और 1 नंबर से भी सप्लाई हमारा बायोमेटल और थर्मल फ्यूज से होकर के जाता है। तो 1 नंबर वाला जो होता है बायोमेटल छोड़ देता है, थर्मल फ्यूज से डायरेक्ट डीफ्रॉस्ट हीटर में चला जाता है, लेकिन जो 2 नंबर होता है ये बायोमेटल थर्मल फ्यूज दोनों को क्रॉस करके तब डीफ्रॉस्ट टाइमर में जाता है। तो अब यहाँ पर आपको ये पूरा हमने वायरिंग कंप्लीट समझा दिया। अब समझाने वाले जब हम फ्रिज को ऑन करते हैं तो ये जो इसमें पार्ट लगे हुए इलेक्ट्रिकल पार्ट ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे काम के आधार पर देखा जाए कि ये वायरिंग हम जो किए हैं ये इसमें जो पार्ट लगे हुए काम के आधार पर कैसे वर्क करते हैं। तो ये देखेंगे जब फ्रिज को ऑन करते हैं तो 220 वोल्ट एसी इनपुट होती है और इनपुट होकर के यहाँ से तो डायरेक्ट सबको सप्लाई मिल गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रिज की सप्लाई मिल गया है। लेकिन अब इसको हम समझते हैं न्यूट्रल को जो यहाँ पर आता है। तो क्या जब हम चालू करते हैं तो होता क्या है कि सब में यहाँ पर हीटर में और डोर स्विच में और यहाँ पर कंप्रेसर में और उसके बाद यहाँ पर कूलिंग फैन में सप्लाई पूज। तो चालू की स्थिति में हम देखा जब डबल डोर फ्रिज को हम चालू करते तो होता क्या है, तो होता क्या है कि मतलब ये जो हमारी सप्लाई है एक सप्लाई हमारी ये सबको डायरेक्ट मिल जाती है, मतलब डीफ्रॉस्ट हीटर को, डोर स्विच को और रिले को यहाँ पर सप्लाई मिल जाती है। लेकिन कोई इसमें ऑपरेट नहीं हुआ है, ऑपरेट तब होगा जब न्यूट्रल की सप्लाई इनपुट होगी। अब न्यूट्रल की सप्लाई जो हमारी होती है ये देखेंगे सभी पार्टों से यहाँ पर जो भी गया है सभी स्विच से हो करके गया है, तो इनके द्वारा कैसे ऑपरेट होगा इसे देखेंगे। तो होता क्या है जो न्यूट्रल की सप्लाई है पहले फ्यूज में गई है, मतलब कि अगर हमारे फ्रिज पर कोई लोड पड़ेगा तो उस लोड को ये फ्यूज था, मतलब कि लोड ज़्यादा पड़ा और ये फ्यूज जो हमारा होता है ये 2 एम्पियर का फ्यूज होता है। मतलब कि जैसे ही 2 एम्पियर से ज़्यादा लोड हमारे फ्रिज के कंप्रेसर पर या कहीं भी शॉर्ट पड़ने पर पड़ता है, एम्पियर बढ़ता है, तो ये फ्यूज बीच में से सप्लाई को कट कर देता है, मतलब कि आगे सप्लाई नहीं बढ़ती है और हमारा ये पूरा वायरिंग जो है सेफ हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है यहाँ पर फिर जो है एक काम कर लेते हैं, जैसे फ्यूज को हम जोड़े हैं तो यहाँ पर एक काम कर देते हैं, इसको हम यहाँ पर जितना मतलब ये किए थे आपका जो है चलिए इसी पर कर देते हैं, ये अलग हो गया आपका, ये हो गया, कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर क्या करता है फ्यूज हमारा जो होता है जब मतलब लोड ज़्यादा पड़ता है तो ये सप्लाई को यहाँ से कट कर देता है, मतलब कि हमारे फ्रिज में सब कुछ बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा। इसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ से आगे बढ़ा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बल्ब का कनेक्शन गया है तो बल्ब को सप्लाई यहाँ से मिला ही है, मतलब कि फ्रिज को ऑन किए ये तो आपका सेफ्टी प्रदान किया ही, लेकिन जब फ्रिज को ऑन किए तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर बल्ब जल जाता है, क्योंकि दरवाजा उस समय क्या होता है, मान लीजिए हम दरवाजे को ओपन किए हैं तो उस समय हमारा बल्ब जल जाएगा और उस समय अगर दरवाजा हमारा बंद है तो क्या होगा कि ये ब्लोअर फैन हमारा ऑन हो जाएगा। मतलब फ्रिज को ऑन करते हैं तो तुरंत ही क्या होता है कि ये ब्लोअर, ये जो फैन हमारा होता है मतलब कूलिंग फैन जो लगा होता है ये ऑन हो जाता है। क्यों इसलिए ऑन हो जाता है, क्योंकि जो सप्लाई हमारी थर्मोस्टेट के जरिए यहाँ पर 3 नंबर में आई है डीफ्रॉस्ट टाइमर में और 3 नंबर से 4 नंबर में गई है, ये सप्लाई हमारी डायरेक्ट ही होती है, मतलब ये ब्रेक कहीं नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट सप्लाई को भेज दे रहा है। मतलब जैसे फ्रिज को ऑन करते हैं कूलिंग फैन यहाँ डोर स्विच के द्वारा कूलिंग फैन हमारा ऑन होगा और यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई यहाँ से गया ही है, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट अभी टाइमर हमारा किया हुआ है और कंप्रेसर ऑन हो जाता है। मतलब कि जब हम फ्रिज को ऑन करते हैं तो कूलिंग फैन और कंप्रेसर दोनों एक साथ में ऑन हो जाते हैं, मतलब ये दोनों काम करने लगते हैं और फ्रिज में सिस्टम में कूलिंग होने लगती है। अब जब कूलिंग होने लगती है, कूलिंग करने लगता है, तो कूलिंग करते करते क्या होता है और पार्ट मेरे कैसे काम करेंगे, कूलिंग करते करते
अब ये क्या होता है, जैसे हम थर्मोस्टेट में यहाँ पर जैसे जो दिया होता है टेम्परेचर सेट करने के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हम जो टेम्परेचर सेट करेंगे, मान लीजिए हम 5 पर सेट कर देते हैं, तो हम 5 पर सेट कर दिए तो इससे क्या होगा कि 5 तक का कूलिंग करके, मतलब सेट किए हुए टेम्परेचर तक ये कूलिंग करके ये सेंसर हमारा जो लगा होता है, मतलब ये थर्मोस्टेट लगा होता है, ये क्या नाम है, और रेफ्रिजरेटर में मतलब नीचे वाले कंपार्टमेंट में लगा होता है, वहाँ पर ये सेंसर हमारा सेंस कर दिया जो कूलिंग हम सेट किया है। तो अब उतना सेट किया हो टेम्परेचर जब ये मतलब पा जाता है तो ये क्या करता है कि थर्मोस्टेट को कट ऑफ करता है, मतलब ये थर्मोस्टेट जो हमारा सप्लाई को काट देता है। जब थर्मोस्टेट सप्लाई काटता है, जिसमें बीच में सप्लाई कट जाती है, तो होता क्या है, थर्मो सप्लाई को काटेगा तो ये हमारा यार का पूरा जितना है सब कुछ बंद हो जाएगा, मतलब कि ये डिफ्रॉस्ट टाइमर बंद हो जाएगा। और जब डिफ्रॉस्ट टाइमर बंद होगा तो कूलिंग फैन और हमारा ये कूलिंग मतलब ये कंप्रेसर मोटर भी बंद हो जाता है। अभी इसका काम यहाँ पर नहीं, अभी आगे इसका काम आएगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम ये ठंडा कर लिया तो कूलिंग फैन और कंप्रेसर दोनों साथ में बंद होते हैं। जब यहाँ सप्लाई कट जाएगी तो यहाँ पर सप्लाई मतलब डिफ्रॉस्ट टाइमर में सप्लाई आना बंद हो जाएगा, और जब 3 नंबर में नहीं आएगा तो 4 नंबर में जाएगा, तो इससे क्या है कि आगे का प्रोसेस हमारा सब बंद हो जाता है। तो ये हमारा थर्मोस्टेट टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो आगे बढ़ी सप्लाई थर्मोस्टेट तो हमारा क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि इसके कुछ फीचर्स होते हैं, मतलब जो हमारा डिफ्रॉस्ट टाइमर लगा हुआ है कि शुरुआत में चलते समय ये तो डिफ्रॉस्ट टाइमर में 3 नंबर तो 4 नंबर में सप्लाई जा रही है तो चल रहा है, लेकिन डिफ्रॉस्ट टाइमर जो होता है ये 8 आवर का होता है या फिर 12 आवर का होता है। तो होता क्या है, कुछ कंपनियां 8 घंटे, कुछ कंपनियां 12 घंटे बनाती है। तो जैसे मतलब कि अगर 8 घंटे को लेकर चला जाए तो होता क्या है यहाँ पर कि ये अभी टेम्परेचर में डायरेक्ट यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये सप्लाई जाती रहती है। तो अब जैसे कि 8 घंटे के बाद होता क्या है कि 8 घंटे के बाद ये जो हमारी 3 नंबर की सप्लाई होती है, ये सप्लाई, ये सभी सप्लाई 4-2 को छोड़ करके ये सप्लाई डायरेक्ट चली जाती है 1 नंबर में। और जब 1 नंबर में सप्लाई जाती है तो 1 नंबर से ये डायरेक्ट पहुंच जाता है थर्मल फ्यूज में। और जैसे थर्मल फ्यूज में पहुंचता है तो थर्मल फ्यूज हमारा क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मतलब कि थर्मल फ्यूज के जरिए इससे होते हुए सप्लाई डिफ्रॉस्ट हीटर में जा रही है। मतलब 8 घंटे के बाद जो हमारा डबल डोर फ्रिज है ये हीटर को ऑन करने का काम करता है, और हीटर को ऑन करके 8 घंटे में जो हमारे एओ ऑपरेटर में फ्रीजर में जो आइस जमी होती है उस आइस को ये हीटर गर्म करके पिघला देता है, उस आइस को मेल्ट कर देता है। तो ये हीटर हमारा लगभग जो है 5 से 10 मिनट के लिए ऑन होता है। इसमें अधिकतर तो होता है 10 मिनट का टाइमिंग होती है, तो 10 मिनट ये क्या करेगा, चलेगा, और 10 मिनट ये चल करके वहाँ के आइस को पूरी तरह से मेल्ट कर देता है। और मेल्ट करके फिर क्या होता है कि मेल्ट करने के बाद और फिर ये 8 घंटे मतलब यहाँ पर ये जो हमारी सप्लाई ऐसे कट जाती है, और कट करके फिर ये 4 नंबर और 2 नंबर पर जाती है, फिर पहले ही मोड में आकर के काम करने लगती है। एक चीज और आपको बता देते हैं, जो यहाँ पर थर्मल फ्यूज लगा होता है इसके प्रोटेक्शन के लिए, मतलब इसके सुरक्षा को लिए लगा है कि अगर डिफ्रॉस्ट हीटर अधिक चल गया, 10 मिनट से ज़्यादा चल गया और बहुत ज़्यादा मतलब लोड लेने लगा, तो इस पर वे थर्मल फ्यूज क्या करता है, बीच में से सप्लाई को काट देता है। जब बीच में सप्लाई को ये काट देगा तो होगा क्या कि ये हीटर बंद हो जाएगा और हमारे फ्रिज में जलने से या कोई घटनाक्रम होने से बच जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है हमारा थर्मल फ्यूज, हीटर को सेफ्टी देता है। यह एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो हीटर को खराब होने से बचा लेता है, या और भी फ्रिज में कोई मतलब जलने के लिए जले ना या कोई घटनाक्रम ना घटने पाए, जलने जैसी चीजें, उससे ये बचा लेता है थर्मल फ्यूज हमारा। अब होता क्या है, जैसे थर्मल फ्यूज आप जान गए, थोड़ा बायोमेटल के बारे में और जान लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर जो हमारी सप्लाई पहले से जा रही थी, तो ये तो 1 नंबर में सप्लाई हमारा 8 घंटे के बाद जाता है, लेकिन अगर चलते चलते 4 घंटे में 5 घंटे में हमारे एओ ऑपरेटर पर -7 से -10 टेम्परेचर हो जाता है, -7 से -10 टेम्परेचर 4-5 घंटे में हो जाता है एओ ऑपरेटर का, तो होता क्या है कि जो बायोमीटर हमारा है तो ये डायरेक्ट सप्लाई हमारी यहाँ तक पहुँची रहती है। अब जैसे कि -7 -10 टेम्परेचर जाते ही ये बायोमीटर क्या करता है कि ये कनेक्ट कर देता है यहाँ पर आगे थर्मल फ्यूज को। तो ये सप्लाई हमारी जैसे ही एओ ऑपरेटर में 4 घंटे या 5 घंटे में आइस यहाँ पर जमा और -7 से -10 सेल्सियस गया,
तो ये बाई मेटल क्या करेगा, इसको कनेक्ट करके सप्लाई को थर्मल फ्यूज के जरिए बीच में भी हीटर को ऑन कर सकता है। तो बायो मेटल इसलिए लगा होता है कि बीच बीच में ये फ्रॉस्ट फ्री करता है, मतलब बीच बीच में ये आइस को मेल्ट करता है ताकि हमारा सिस्टम अच्छे से काम कर सके। अगर आइस जम जाएगा तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कूलिंग फैन लगा हुआ है सही से एयर को खींच नहीं पाएगा, और डक्ट में जो डक्ट के माध्यम से कूलिंग होती है, डक्ट में सही एयर सर्कुलेशन नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, कूलिंग पर प्रभाव पड़ेगा, केवल ऊपर ही कूलिंग करेगा, नीचे कूलिंग नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि डिफ्रॉस्ट टाइमर, ये सारा चीज जितना भी आपका फ्यूज हो गया, ये थर्मोस्टेट हो गया, बायोमेटल कूलिंग फैन, ये पूरा कंप्लीट हमने आपको समझाया। तो आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी, ये डायग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। अभी इसका हम प्रैक्टिकल वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं। इसका हो गया सिंगल डोर का भी वीडियो इस समय अपलोड कर रहे हैं साथ में, मतलब कि डबल डोर सिंगल डोर दोनों साथ में चल रहा है, 2 बैच में चल रहा है, तो ये वीडियो अपलोड हो रही है। तो आप सभी वीडियो को देखते रहिए, इससे क्या होगा कि आपका जो है, देखिए सीरीज में एक वीडियो जा रही है, कभी वायरिंग जा रहा है, कभी साइकिल जा रहा है, कभी गैस के बारे में, तो ये सारी वीडियो आप बराबर कंटिन्यू देखते रहिए, इससे कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहेगी और आपका ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें कि आपको इसमें कौन सा पार्ट, मतलब कौन सा भाग नहीं समझ में आया है, वो हम आपको कमेंट में उसका जवाब देंगे, और आप कहेंगे तो आपके लिए एक छोटा स्मॉल नई वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।